हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग लॉज ऑफ मोशन का लेक्चर 2 कंप्लीट करेंगे। अभी तक क्लास 11th का मैंने मोशन इन अ प्लेन तक आपको सारा कंप्लीट करा दिया। यूनिट एंड मेजरमेंट कंप्लीट कर लिया, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मीन काइनेमेटिक्स पूरी कर ली। लॉज ऑफ मोशन का एक लेक्चर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स पढ़ा दिया, आपको इनर्शिया पढ़ा दिया और लॉज ऑफ मोशन पढ़ा दिए थे। मीन लॉज ऑफ मोशन की केवल स्टेटमेंट आपको पढ़ाई थी, बाकी सारी चीज़ें हम लोगों ने वहाँ पे फोर्स और इनर्शिया पे डिस्कस किया था। आज की क्लास जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, इम्पल्स पढ़ेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पढ़ेंगे और न्यूटन का सेकेंड लॉ रियल लॉ है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज 3 पॉइंट सीधे सीधे पढ़ने हैं। थोड़ा सा रीजनिंग कॉन्सेप्ट है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन सकते हैं और टॉपिक में डेप्थ है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, काफ़ी कुछ आज इंपॉर्टेंट मिल जाएगा। तो टॉपिक डालते हैं, लॉज ऑफ मोशन का लेक्चर 2 है। सबसे पहला टॉपिक ही पढ़ते हैं, इम्पल्स। क्या है इम्पल्स? इम्पल्स के बारे में आप लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन इम्पल्स ने अफेक्ट आप सबको किया होगा। जब मैं देसी अपने वाले एग्जांपल लूँगा तो तुम कहोगे हाँ जी सर ऐसा हुआ है ना। अच्छा, इम्पल्स बेसिकली है क्या? अगर ज़्यादा फोर्स, लार्ज फोर्स शॉर्ट टाइम में लगे जो मोमेंटम को चेंज कर दे, तो उस पूरी कहानी को इम्पल्स कहा जाता है। अरे सर घुमा दिया, बिल्कुल घुमाया है। वीडियो को आज लास्ट तक जरूर देखना, ये मैं कह रहा हूँ। कॉन्सेप्ट सही है, इसे भी आज पूरा इसके बारे में ख़त्म ही कर देंगे इसका केस। जब लार्ज फोर्स किसी बॉडी पे वेरी शॉर्ट टाइम में लगे जिससे फाइनाइट चेंज इन मोमेंटम आ जाए, तो जो फोर्स होता है हम उसको कहते हैं इम्पल्सिव फोर्स, और इसके लिए क्वांटिटी का नाम दिया जाता है जिसको कहा जाता है इम्पल्स। तो लार्ज फोर्स एक्टेड इन अ शॉर्ट टाइम दैट कैन चेंज और फाइनाइट चेंज इन मोमेंटम, तो उस फोर्स को आप क्या कहते हो बेटा? इम्पल्सिव फोर्स। और इस पूरी क्वांटिटी को आप क्या कहते हो? इम्पल्स। चलो इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि सर एग्जाम्पल से बताओ। जैसे व्हेन बैट्समैन हिट्स अ बॉल, बैट्समैन जब बॉल को हिट करता है, या तुम क्रिकेट खेलते होगे, जब तुम बॉल को हिट करते हो तो कैसे करते हो? बॉल आई, जूम, बैट पे लगी बाहर, या ऐसे वो लगान पिक्चर की तरीके ऐसे 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 तो नहीं मारते। तो बैट्समैन ने बॉल को हिट किया, क्या आ गया? इम्पल्स आ गया। अच्छा, दीवार पे कील ठोक तो हथौड़ा जो हैमर होता है नेल पे पड़ता है, तो ज़्यादा फोर्स होता है, बहुत ज़्यादा होता है, और कम टाइम में ही कांड कर देता है। तो हैमर होता है, जब वो नेल पे पड़ता है तो वो भी इम्पल्स का एग्जाम्पल। अच्छा, एक बीमारी है, थोड़ा सा मैं इमोशनल करूँगा, हार्ट अटैक। हार्ट अटैक की बीमारी भी मुझे कभी कभी ना इम्पल्स ही लगती है। कैसे? जैसे पता चला ना फलाने हैं, इनको 6 महीने से बुखार आ रहा था, तब ज़्यादा बीमार हुए, ख़त्म हो गए। हार्ट अटैक समझ नहीं आता, तो हार्ट अटैक में भी क्या होता है? यहाँ पे ज़्यादा फोर्स लगता है कम टाइम में। बिल्कुल सही बात है। और जो लगभग सबके साथ होता है इम्पल्स का बेहतरीन एग्जाम्पल है एक्सीडेंट। एक्सीडेंट कितनी देर का होता है? कार आई, टकराई, ठुक गई 1-2 सेकेंड, फोर्स कितना ज़्यादा लगा? फ्रैक्चर आ गया। इम्पल्स का एग्जाम्पल है। तो ये सारे इम्पल्स ये क्या करते हैं? बॉडी के मोमेंटम को चेंज कर देते हैं। बॉडी के मोमेंटम को चेंज करते ही चीज़ें खराब होनी शुरू हो जाती हैं। तो इम्पल्स बेसिकली क्या है? इम्पल्स को आपने क्या बताया कि जब लार्ज फोर्स शॉर्ट टाइम में लगे, आप उसको कहोगे इम्पल्स। तो मैं साफ साफ कह सकता हूँ, इसको जे से रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान रखना। इम्पल्स को जे से रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि ये मोमेंटम चेंज कर रहा है, तो मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। इम्पल्स है, मोमेंटम चेंज है, क्योंकि वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आ रहा है, तो इम्पल्स एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। बिल्कुल सही बात है। इम्पल्स अब तक समझ आ रहा है, बिल्कुल मजे मजे में। थोड़ा सा सीरियसनेस बनाई है, अभी आ जाओगे अपनी लैब पे। तो अगर मैं देखूं इसको, तो डी जे, वो डी जे नहीं, क्या आना चाहिए? एफ डी टी। टाइम कहाँ से कहाँ तक? T1 से T2। मेरे हिसाब से तो यही कॉन्सेप्ट बनना चाहिए। एफ डॉट डी टी कह सकते हो या एफ डी टी कह लो। डी जे आपका स्मॉल चेंज इन या स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मोमेंटम लिया, तो अगर मैं जे ले लूँ सिंपल, तो एफ टी डी टी का टी, अपर लिमिट T2, लोअर लिमिट T1, तो आ सकता है एफ T2 माइनस
t1। तो मैं J को क्या दिखा सकता हूँ, F डेल्टा T, या मैं कह सकता हूँ J इक्वल F एवरेज इंटू डेल्टा T। तो जब लार्ज फोर्स शॉर्ट टाइम में लगता है तो वो इम्पल्स कहलाता है। और इम्पल्स का फॉर्मूला क्या बन गया बेटा आपके पास, फोर्स इंटू टाइम। क्या बन गया, फोर्स इंटू टाइम। देखो डी इज इक्वल एफ डी टी, ज्यादा फोर्स कम टाइम में लगा, दैट कैन चेंज द मोमेंटम, जो मोमेंटम को चेंज कर सकता है। ऐसे फोर्सेस आपके इंपल्सिव फोर्स कहलाते हैं। इस क्वांटिटी के लिए हम इंपल्स देते हैं। वेक्टर क्वांटिटी हमने नाम ले लिया। इसके एग्जाम्पल मैंने आपको समझा दिया, इंपल्स के एग्जाम्पल कई सारे आपको भी बता दिए। अच्छा, यहां से देखो मुझे क्या लग रहा है, अगर मैं टाइम बढ़ा दूं, अब आप खुद सोचो, एक्सीडेंट हुआ या कुछ भी हुआ, क्या उसके फोर्स और टाइम को अलग अलग काउंट कर सकते हो? नहीं कर सकते हो भाई। कार आई, टकराई, खत्म, टाइम नहीं बता पाओगे कितनी देर का, यही कहोगे बड़ी कम टाइम के लिए हुआ। तो अलग अलग जब कैलकुलेट नहीं कर सकते तो हमने उन दोनों का मिक्सअप कैलकुलेट किया, दैट इज कॉल्ड इंपल्स। बात समझ आ रही है? तो अब यहां पे अगर देखो मैं टाइम बढ़ा दूं तो क्या होगा, फोर्स घटेगा, इंपल्स तो कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट इंपल्स रखने के लिए अब मुझे क्या करना पड़ेगा, टाइम बढ़ाना पड़ेगा, जिसकी वजह से फोर्स कांस्टेंट हो जाएगा। अच्छा, इसके एप्लीकेशन बोलते हैं इनको। तो इंपल्स के एप्लीकेशन देखो, अभी तक बिल्कुल रीजनिंग चल रहा है पार्ट। तो इंपल्स के एप्लीकेशन में अब चलो क्रिकेट फील्ड पे ले चलता हूं आपको। बैट्समैन ने बॉल को हिट किया, वो क्या था, इंपल्स का एग्जाम्पल था। अब जब बॉल को हिट किया, बॉल ऊपर टंग गई, मैं पहुंचा कैच करने, तो मैं क्या करूंगा, कैच करूंगा ऐसे करूंगा या हाथ ऐसे करूंगा? मैं हाथ ऐसे करूंगा। तो कोई भी फील्डर है अपने हाथ को नीचे की तरफ लाता है वाइल कैचिंग द बॉल। बॉल को कैच करते टाइम में फील्डर लोअर्स हिज हैंड, व्हाई? हाथ नीचे इसलिए करता है ताकि टाइम इंक्रीज कर दे। टाइम इंक्रीज कर दे तो फोर्स कम हो जाएगा। तुम खुद देखते हो, डायरेक्ट ऐसे कैच करो, हाथों में लाल लाल बिल्कुल हो जाता है, ऐसे कैच करो बिल्कुल सेट हो जाता है। दूसरा मैं कह सकता हूं कि एक मार्बल का फ्लोर है, पक्का फ्लोर, और दूसरा एक हीप ऑफ सैंड है, मतलब मिट्टी का ढेर लगा हुआ है। किसी सर्टेन हाइट से दोनों में कूदो, एक पक्के फ्लोर पे कूदो, दूसरा मिट्टी के ढेर वाले फ्लोर पे कूदो, बताओ क्या होगा? जानते हो क्या होगा? मिट्टी के ढेर वाले में तो तुम बच जाओगे, लेकिन संगमरमर वाले, मार्बल वाले में क्या होगा, तोड़वा लोगे हाथ पाँव पक्के फ्लोर में। रीजन, मिट्टी के ढेर वाले में जब तुम कूदे थे तो थोड़ा नीचे घुस गए थे, नीचे घुस गए थे तो क्या हुआ था, टाइम बढ़ा था, टाइम बढ़ा था, जिसकी वजह से फोर्स कम हो गया था। कार होती हैं, इन सब में क्या होता है, सॉकर लगे होते हैं। कभी ट्रैक्टर में बैठना और कार में बैठना, दोनों में डिफरेंस तुमको पता चल जाएगा, सॉकर की इंपॉर्टेंस। वो सॉकर क्या करता है बेटा, टाइम बढ़ा देता है, जिसकी वजह से फोर्स कम हो जाता है, इंपल्स कांस्टेंट रहता है। तो ये सारे एप्लीकेशंस ऑफ इंपल्स। पहली चीज, चलो इंपल्स का बेसिक पॉइंट खत्म हो गया, इसके एग्जांपल खत्म हो गए, इसके एप्लीकेशन खत्म हो गए। एक वर्ड आता है इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। इंपल्स मोमेंटम थ्योरम, केवल नाम ही दे दिया बस। इंपल्स मोमेंटम थ्योरम ये होती है कि इंपल्स जो होता है बॉडी का, वो किसके इक्वल होता है, चेंज इन लीनियर मोमेंटम। इतना ध्यान रखो, इंपल्स किसके इक्वल होगा, चेंज इन लीनियर मोमेंटम। ये इंपल्स मोमेंटम थ्योरम कहलाती है कि किसी बॉडी का इंपल्स इज व्हाट, फोर्स इनटू टाइम। फोर्स इनटू टाइम है, चलो यहां से यूनिट निकाल लेते हैं। यूनिट ऑफ जे क्या बनना चाहिए, फोर्स की क्या होती है न्यूटन, टाइम की क्या होती है सेकंड, न्यूटन इनटू सेकंड। ठीक है, डायमेंशन क्या आएगी, अच्छा बताओ। इसकी mlt की पावर -2 और सेकंड की t, तो ये आनी चाहिए mlt की पावर -1। चेंज इन मोमेंटम है, यार मोमेंटम के बराबर तो आएगी। तो इंपल्स मोमेंटम थ्योरम क्या कहती है कि किसी बॉडी का जो इंपल्स होता है वो चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है। रट लो डेफिनेशन, इंपल्स जो होता है वो चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है। अच्छा ठीक है, इससे उठाओ, अगर किसी बॉडी पे फोर्स लगता है तो फोर्स किसके इक्वल होता है, रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम की। प्रूफ दिखाता हूं इसका, अगर मैं इसका प्रूफ तुम्हें दिखाऊं तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ,
सेकेंड लॉ क्या कहता है, अगर किसी बॉडी का फोर्स लगा वो किसके इक्वल है, dp बाई डी टी के, है या नहीं है, बिल्कुल है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, एफ डी टी क्या आया, dp आ गया, इसको इंटीग्रेट कर दो दोनों तरफ, एफ डी टी इधर कह लो dp, टाइम t1 था मोमेंटम p1 था, टाइम t2 था मोमेंटम p2 था, ये क्या आया एफ टी t2 से t1, ये p p2 से p1, ये क्या आया इधर वाला f t2 माइनस t1, ये क्या आया p2 माइनस p1, इट इज़ वॉट f डेल्टा t, ये क्या है डेल्टा p, क्या f डेल्टा t इम्पल्स होता है, बिल्कुल होता है, और ये क्या होता है चेंज इन मोमेंटम होता है। ठीक, दोनों बातें क्लियर हो गई, तो इसको बेटा जल्दी से नोट करो। इम्पल्स हमने निकाल लिया, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम कैलकुलेट कर ली, इम्पल्स वर्ड समझ आ गया ना, अगर कॉन्सेप्ट आपको इम्पल्स का फंस जाएगा तो निकाल लोगे। ठीक है, ग्राफिकल मेथड से इसको कैसे सॉल्व करोगे, ग्राफ से अगर इम्पल्स सॉल्व करना है तो देखो कुछ नहीं है, करने को मैं तुम्हारा आधा घंटा इसमें काट सकता हूँ। इम्पल्स पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है। किससे पता चला, ये पता चला मुझे मोमेंटम से। मोमेंटम बढ़ेगा घटेगा कांस्टेंट रहेगा, बढ़ेगा तो इम्पल्स पॉजिटिव, मोमेंटम घटेगा तो इम्पल्स नेगेटिव, मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा तो इम्पल्स कांस्टेंट। व्हाई, बिकॉज इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम, या इम्पल्स कांस्टेंट नहीं कह सकता मैं, अगर लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट है तो इम्पल्स जीरो होगा। तो अगर कोई कह दे कि इम्पल्स जीरो कब होता है, तो जब लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट होता है, लीनियर मोमेंटम में चेंजिंग नहीं आती। अच्छा, ग्राफ से इसको कैसे सॉल्व करोगे, एक एक्सिस में फोर्स ले लो, एक एक्सिस में टाइम ले लो, जो भी ग्राफ बने उसकी मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई कर लिया क्या हुआ, मल्टीप्लाई करते ही आपको इम्पल्स मिल गया। ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं, सपोज करो मेरे पास एक क्वेश्चन आया कि एक बॉडी है जिसका मास 5 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड से वो मोमेंटम चल रहा है। देखो मैं एक कॉन्सेप्ट पूरा आपके सामने क्वेश्चन लेता हूँ, एक बॉडी है जिसका मोमेंटम कितना है 5 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड से, वो बॉडी किसी पॉइंट पे आके टकराती है 45 डिग्री के एंगल से। ठीक, सेम एंगल से वो रिफ्लेक्ट होती है उसी मोमेंटम से, सेम एंगल से उसी मोमेंटम से क्या होती है वो रिफ्लेक्ट होती है। तो इम्पल्स बताओ। देखो ऐसे कोई बॉडी आई, इसका मोमेंटम p था, वैसे गिवन है, कितना गिवन है 5 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ये रेफरेंस लाइन हो गई, 45 डिग्री से आके टकराई। कहानी ये कह रही है ये p1 है, उतने ही मोमेंटम से रिफ्लेक्ट होती है उसी एंगल से p2, ये भी आपको गिवन है 5 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो आपसे कह रहा है इम्पल्स बताओ, इम्पल्स का मतलब वो आपसे कह रहा है चेंज इन मोमेंटम बताओ। तो चेंज इन मोमेंटम कैसे कैलकुलेट करोगे, कहानी तो खराब है भाई। अब चेंज इन मोमेंटम आपको कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो यहां पे क्या किया जाएगा, मोमेंटम के कंपोनेंट रिजॉल्व होंगे, दो कंपोनेंट बनेंगे, P1 का कॉस कंपोनेंट कहां जाएगा, ये जाएगा P1 cos 45, इसका साइन कहां जाएगा, ये जाएगा P1 sin 45। P2 के साथ क्या होगा, P2 का साइन वाला ये आया sin 45, कॉस वाला कहाँ आया, ये आया P2 cos 45। अब क्या होगा, कंपोनेंट रिजॉल्व कर लिए, मजा आ रहा है, बहुत अच्छी चीज है, एक एक चीज मुझे समझ आ रही है। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और वर्टिकल डायरेक्शन दोनों तरफ मैं मोमेंटम का चेंज निकालूंगा। तो अगर मैं मोमेंटम का चेंज वर्टिकल डायरेक्शन की तरफ निकालता हूं, देखो इम्पल्स चाहिए ना, तो हर एक एक्सिस का कॉन्सेप्ट बनाना है। तो चेंज इन मोमेंट, टोटल चेंज इन मोमेंटम इन वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन में क्या होगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम,
फाइनल मोमेंटम कितना है p2 साइन 45, इनिशियल कितना है p1 साइन 45, एज पर क्वेश्चन p2 p1 बराबर है कितना आ गया 0। तो वर्टिकल डायरेक्शन में चेंज इन मोमेंटम कितना आ गया 0 आ गया। अब आप क्या निकालोगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में निकालोगे। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कैसे निकलेगा बताओ, यहीं पे टोटल चेंज इन मोमेंटम इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में निकालना है तो मैं क्या करूंगा बताओ जल्दी, क्या लिखा जाए यहाँ पे, दोनों क्या नेगेटिव एक्स की तरफ गए, नेगेटिव की तरफ, देखो डायरेक्शन सेम है इनकी, तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। अब अगर मैं फाइनल को देखूं तो माइनस का p2 cos 45, समझ लेना इस बात को, माइनस मैंने क्यों लगाया है अपोजिट डायरेक्शन की वजह से, माइनस ये तो p1 cos 45 था ही। इसको सॉल्व कर लेते हैं, माइनस p2 कितना 5, cos 45 कितना होता है 1/√2, माइनस 5 1/√2, 5 5 10/√2 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये आ गया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। सर माइनस साइन क्या शो कर रहा है, माइनस साइन ये शो कर रहा है कि जो मोमेंटम की डायरेक्शन है वो अवे फ्रॉम द वॉल है। क्वेश्चन क्या था आप समझो, 5 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड से कोई बॉल मोमेंटम से आती है, टकराती है 45 डिग्री एंगल से, सेम डायरेक्शन में, मतलब उतने ही एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो हमें चेंज इन लीनियर मोमेंटम बताना था या इम्पल्स बताना था। मैंने निकाल दिया माइनस 10/√2, लेकिन माइनस का मतलब क्या है कि जो बॉल है उसकी डायरेक्शन अवे फ्रॉम द वॉल है, बॉल की जो डायरेक्शन है वो अवे फ्रॉम द वॉल है। बात समझ आ गई इतनी, चलो मजा आ रहा है, बढ़िया। मोमेंटम खत्म, इम्पल्स का कॉन्सेप्ट खत्म आपका, उसके साथ जो मोमेंटम का टॉपिक था वो आपने निपटा लिया। अब बेटा मैं एक टर्म, इंपॉर्टेंट टर्म है जो मैं पढ़ाऊंगा आपको, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पढ़ना है। उसको समझने के लिए स्टेटमेंट बिल्कुल बेसिक है, 11th में हो 9th वाली स्टेटमेंट, कि अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स किसी बॉडी पे नहीं लग रहा, किसी बॉडी पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, तो जो टोटल मोमेंटम होता है वो कंजर्व्ड होता है, कांस्टेंट होता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या कहता है कि अगर, स्टेटमेंट पहली स्टेटमेंट है डायरेक्ट देसी स्टेटमेंट, इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी देन द टोटल लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। मान लो कोई आइसोलेटेड सिस्टम है जिसमें n पार्टिकल्स हैं, p1 p2 इन सबके मोमेंटम्स हैं, तो सबके मोमेंटा क्या होंगे बेटा, ऐड हो जाएंगे, और इन सबका जो वेक्टर सम होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ऐसा कब होगा, जब F एक्सटर्नल आपका 0 होगा। मीन एक्सटर्नल फोर्स अगर मैं 0 कर देता हूं तो टोटल लीनियर मोमेंटम मेरे पास कांस्टेंट आता है। ये कैसे आता है देखो, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ। न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या कहता है, F एक्सटर्नल इक्वल dp/dt, ठीक है। इफ, साइन की क्या जरूरत है, F एक्सटर्नल क्या हो जाए बेटा 0, तो dp/dt क्या हो जाएगा 0। किसका डिफरेंशिएशन 0 होता है, सर कांस्टेंट का 0 होता है, तो आपके पास मोमेंटम क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया। ये तो रहा न्यूटन के सेकेंड लॉ से। अब मैं आपसे कहूँ कि यार न्यूटन के थर्ड लॉ से करो। देखो अभी किससे किया तुमने, न्यूटन के सेकेंड लॉ से। अब आपको किससे करना है, न्यूटन के थर्ड लॉ से कंप्लीट करना है। तो न्यूटन के सेकेंड लॉ से आपने डायरेक्ट बता दिया कि F एक्सटर्नल 0 है, देन टोटल मोमेंटम विल बी कांस्टेंट। करना क्या था आपको, F एक्सटर्नल इक्वल dp/dt सेकेंड लॉ से होता है, F की जगह 0 रख दिया तो dp/dt 0 आ गया। किसका डिफरेंशिएशन 0 होता है, कैलकुलस में पढ़ा हुआ बेटा हमने, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। अब इसी को न्यूटन के थर्ड लॉ से डिराइव करेंगे, फ्रॉम न्यूटन्स थर्ड लॉ।
न्यूटन के थर्ड लॉ से अगर मैं डिराइव करता हूं तो मान लो दो बॉडीज हैं ए और बी, ठीक है, इनिशियली U1 और U2 से चल रही है। FAB FBA आप कैलकुलेट करते हो, जो कि न्यूटन के थर्ड लॉ की स्टेटमेंट है। तो जब A ने B को मारा होगा, FAB निकाल लिया, B ने A को मारा होगा, FBA निकाल लिया। इम्पल्स के फार्मूले पे चलो। इम्पल्स का फार्मूला क्या कहता है बेटा कि इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम दैट इज इक्वल टू F इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू P। तो ये बात समझ आ गई। कोलिजन के पहले की वेलोसिटीज U1 U2 हैं, जैसे ही इनके बीच में कोलिजन हुआ इसकी वेलोसिटी V1 हो गई, इसकी वेलोसिटी V2 हो गई। तो FAB डेल्टा टी क्या आएगा, ये क्या लिखा हुआ है, इम्पल्स लिखा हुआ है। FAB डेल्टा टी मेरे हिसाब से आना चाहिए चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉडी। तो चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉडी का मतलब क्या हुआ, M1 V1 माइनस M1 U1 आएगा। पहले वेलोसिटी U थी, बाद में V हो गई, तो यही तो आया, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। बड़ा शॉर्ट तरीका है। FBA डेल्टा टी क्या आएगा, दूसरे का मोमेंटम चेंज होगा, M2 V2 माइनस M2 U2 अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ। न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या होता है, बाय थर्ड लॉ जो हमने पढ़ा है FAB इक्वल माइनस FBA, डेल्टा टी लगा लो। तो FAB क्या है, M1 V1 माइनस M1 U1 इक्वल M2 V2 माइनस M2 U2। तो ये क्या आया, M1 V1 माइनस M1 U1 माइनस M2 V2 प्लस M2 U2। तो इन शॉर्ट में लिख सकता हूँ M1 U1 प्लस M2 U2 इक्वल M1 V1 प्लस M2 V2। ये क्या है, लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन। ये क्या है, लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो मैं ये कह सकता हूँ कि लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन जो होता है वो लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन इक्वल होता है। मीन कोलिजन के पहले का जो टोटल मोमेंटम है वो कोलिजन के बाद के टोटल मोमेंटम के बराबर होता है। लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। क्लियर। ये थर्ड लॉ बताता है कि टकराने के पहले का जो टोटल मोमेंटम था वो टकराने के बाद के मोमेंटम के बराबर होगा। नोट करो बेटा इसको। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, एप्लीकेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम के एप्लीकेशन क्या है, सबसे सही रिकॉइल वेलोसिटी। बेटा ये न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉइल वेलोसिटी आपको पता है, जब गन से बुलेट निकलती है तो पहले का मोमेंटम तो जीरो ही है क्योंकि दोनों बॉडीज रेस्ट पे। बाद का मोमेंटम mv प्लस mv निकाल सकते हो आप, वहाँ से यूज़ करते हो। दूसरा मैं ये कह सकता हूँ कि जब आप गन से बुलेट छोड़ते हो तो उसको टाइट पकड़ना पड़ता है, कंधे पे रखे हो बुलेट वाला। अब तो आ गई यार, समझ ही नहीं आता अब तो। दू 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 पहले वाले में आओ, राइफल यहाँ पे रखते हो, कंधे पे झटका लगता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। या कभी नाव से चले हो, नाव से या किसी चीज़ से पानी में तुम बैठे हो और उससे कूदो पानी में, तो क्या होगा। या नदी के किनारे पे हो, तुम्हें वहाँ जाना है तो नाव पे हो, मान लो पैर रख रखा है और तुम्हें नदी में या पानी में कूदना है, तो क्या होगा, वो चीज़ पीछे आ जाती है, थोड़ी सी नाव हल्की सी पीछे हो जाएगी, तुम आगे जाओगे। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, न्यूटन थर्ड लॉ भी कह सकते हो, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम भी कह सकते हो। ये सारे इसके डेली लाइफ एप्लीकेशंस हैं, बिल्कुल डेली लाइफ फिजिक्स पढ़ रहे हैं आज हम। जो कंसेप्ट हमने पढ़े हुए हैं, इम्पल्स पढ़ लिया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पढ़ लिया। जल्दी से पढ़ लेते हैं कि न्यूटन सेकेंड लॉ इज द रियल लॉ ऑफ मोशन। मान लो मैं आपसे कह दूं कि न्यूटन सेकेंड लॉ इज रियल लॉ ऑफ मोशन। जो तीनों लॉज में
जो सेकेंड लॉ है वो रियल लॉ है। क्यों है? क्योंकि आप सेकेंड लॉ से ही फर्स्ट लॉ को भी कंटेन करा सकते हो और सेकेंड लॉ से ही आपको थर्ड लॉ भी मिलेगा। तो चलो एक एक लाइन की जल्दी जल्दी हम लोग इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं। मान लो कोई पूछ ले कि हाउ कैन यू एक्सप्लेन न्यूटन सेकेंड लॉ इज रियल लॉ ऑफ मोशन, तो आप उसको क्या बताओगे कि न्यूटन के सेकेंड लॉ से ही बेटा फर्स्ट लॉ मिलता है और न्यूटन के सेकेंड लॉ से ही थर्ड लॉ मिलता है। तो डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट लॉ फ्रॉम सेकेंड लॉ। फर्स्ट लॉ की स्टेटमेंट क्या है? जो बॉडी जिस स्टेट में रहेगी वो उसी में रहती है जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। मान लो कोई बॉडी ए से स्टार्ट हुई यू वेलोसिटी से, चलते चलते बी पे आ गई, बी वेलोसिटी हो गई, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन ए। तो वी हैव v इक्वल यू प्लस ए टी। अच्छा, अब मैं फर्स्ट लॉ कब मानूंगा? जब v और u बराबर हो, कि v u से चले थे u ही रहे, तभी तो फर्स्ट लॉ सही है, नहीं तो फर्स्ट लॉ गलत है। भाई कॉन्सेप्ट तो यही है ना कि फर्स्ट लॉ सही कब है? तब सही है जब v और u बराबर है। तो मैंने कहा कि कोई बॉडी u वेलोसिटी में थी, b पे पहुंचते पहुंचते v हो गई। आपने बता दिया सॉरी इक्वेशन होती है v इक्वल यू प्लस ए टी। अच्छा, अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ, क्योंकि आप सेकेंड लॉ से इसको ला रहे हो, तो सेकेंड लॉ क्या कहता है? F इक्वल एम ए। बिल्कुल। अब बेटा मैंने लगवाई फिजिक्स। क्या लगवाई? फिजिक्स। कैसे? मैंने बोला कि फर्स्ट लॉ की स्टेटमेंट सुनाओ। तुमने बोला कि जो बॉडी जिस स्टेट में रहती है वो उसी में रहना चाहेगी जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। तो अगर एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए तो क्या F जीरो कर दिया जाए? कर दो। तो m में इक्वल जीरो कर दूं? देखो बेटा, मास तो जीरो नहीं हो सकता, तो एक्सेलरेशन को जीरो होना पड़ेगा। अगर एक्सेलरेशन को जीरो होना पड़ेगा तो मैं यहाँ a की वैल्यू जीरो डालूंगा, तो v इक्वल क्या आ गया? u प्लस जीरो टी। तो v इक्वल यू आ गया। दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन ऑफ फर्स्ट लॉ। तो क्या न्यूटन के सेकेंड लॉ में फर्स्ट लॉ घुसा हुआ है? बिल्कुल घुसा हुआ है। सेकेंड लॉ इज द रियल लॉ। थर्ड लॉ आते हैं। थर्ड लॉ क्या होता है भाई? थर्ड लॉ भी तो कंटेन कराना है हमें बेटा। शॉर्ट फॉर्म में डेरिवेशन दे रहा हूं, अपनी लैंग्वेज में इनको लिख सकते हो बीच बीच में, ठीक है। थर्ड लॉ क्या होता है बताओ? थर्ड लॉ होता है कि अगर ए ने बी को चांटा मारा तो जितना ए से बी को लगेगा उतना ही बी से ए को लगेगा। यही होता है? हाँ जी सर, यही होता है। मीन एफ ए बी इक्वल माइनस एफ बी लाना होता है। एफ ए बी इक्वल हमें क्या लाना है? माइनस का एफ बी ए। मीन ए टू बी अपोजिट डायरेक्शन है यार, इतना मत घूमो। तो चलो सेकेंड लॉ बनाते हैं। मान लो इनके मोमेंटम P1 P2 हैं, दो बॉडीज हैं, एक A दूसरी B। इनिशियल मोमेंटम इसका P1 है, इसका P2 है। तो पहले A टू B आता है, फिर B टू A आता है। तो व्हेन A एक्सर्ट्स ऑन B, तो एफ ए बी इक्वल क्या आ जाएगा सेकेंड लॉ के हिसाब से? डी P1 बाई डी टी। सही है, बिल्कुल सही बात है। सेकेंड लॉ की स्टेटमेंट ही यही थी कि रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स व्हेन बी एक्सर्ट्स, एक्सर्ट की स्पेलिंग तो सही लिख जाओ, ऑन ए। तो एफ बी ए क्या आना चाहिए? डी P2 बाई डी टी। एक काम करो, दोनों ऐड कर दो, फर्स्ट प्लस सेकेंड। एफ ए बी प्लस एफ बी ए इक्वल डी बाई डी टी P1 प्लस P2। आज की ही क्लास की बात पूछ रहा हूं। P1 प्लस P2 क्या होता है सर? कांस्टेंट होता है। कौन कहता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कहता है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है? जीरो होता है। कौन कहता है? बी के शुक्ला कहता है। कब? कैलकुलस जब पढ़ाया था। तो एफ ए बी प्लस एफ बी ए कितना आ गया? जीरो आ गया। तो एफ ए बी कितना आ गया? माइनस का एफ बी ए। क्या ये रिक्वायर्ड कंडीशन ऑफ थर्ड लॉ है? बिल्कुल है। तो क्या आपने सेकेंड लॉ से ही फर्स्ट लॉ बना दिया, सेकेंड लॉ से थर्ड लॉ बना दिया? इस वजह से कह सकते हैं कि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन रियल लॉ ऑफ मोशन है। तो बेटा आज हमने क्या क्या पढ़ा? इम्पल्स पढ़ा, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पढ़ा
और सेकेंड लॉ इज रियल लॉ पढ़ा। बेसिक लॉज ऑफ मोशन हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट क्लास से हम लोग कनेक्टेड मोशन के टर्म्स को पढ़ना शुरू करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।